हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का संपूर्ण लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूं। मतलब कि यहाँ पे लिखा गया है वन शॉट वन लेक्चर और पूरा चैप्टर ख़त्म। आपको एक ही वीडियो में मैं पूरा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो नहीं मतलब कि पूरा चैप्टर इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ आपके रसायन विज्ञान के अध्याय 1 में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार से मैंने आपकी पीपीटी बनाया है, यदि इसे भी आप अच्छे से नोट कर लें तो आपने फेयर में लिख लें तो आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला टॉपिक है, फर्स्ट है इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, आपके एग्जाम में भी पूछ ले जाता है, 2 नंबर में पूछ ले जाएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। वैसे फर्स्ट चैप्टर है तो आपको सभी चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इसकी डिफिनीशन पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ दिया है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो तत्व आपस में मिलेंगे तो लेकिन एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, ये क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पे दिया भी गया है कि इसमें बने हुए नए पदार्थ या नए तत्व भौतिक व रासायनिक गुण मूल तत्व से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। मतलब कि जो नया पदार्थ बनता है उसका जो भौतिक व रासायनिक गुण होता है वो जिससे मिल के बना होता है उससे क्या होता है, अलग होता है। समझ गया? तो यही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे यहाँ पे दिया गया इसका एग्जाम्पल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाएगी तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनेगा, जिसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का जो गुण होता है वो मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से दोनों से भिन्न होता है। यही इस डिफिनेशन में बोला गया था। अब यहाँ पे देखते हैं, दिया गया नेक्स्ट हेडिंग, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किस प्रकार से की जाता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? पहले दिया गया है अवस्था में परिवर्तन। कोई भी वस्तु है यदि द्रव में है तो ठोस में भी बदल जाएगी, मतलब कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उसके रंग में परिवर्तन होता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस निकलती है, उसके ताप में परिवर्तन होता है। और दिया गया है यहाँ पे आवश्यक नहीं अवक्षेप रहेगा, अवक्षेप का भी क्या होता है, निर्माण होता है, मतलब विशिष्ट पदार्थ भी इसमें बनता है। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक दिया गया इसमें कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तो समझ गए क्या होती है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। यदि आप एक एक टॉपिक को रोक रोक के वीडियो नोट करेंगे तो भी आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे दिया गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें जो जो भी पदार्थ भाग लेंगे उसको हम सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो यही होती है रासायनिक समीकरण। बस सिंपल सा है। जैसे यहाँ पे दिया गया, मेथेन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसे ही हम लोग सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित करें। जैसे CH4 दिया गया तो मेथेन का सूत्र होता है, यहाँ पे O2 मतलब ऑक्सीजन का सूत्र होता है, बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाया गया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का और H2O जल का। एक ही होता है, सूत्र के माध्यम से जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को प्रदर्शित करेंगे तो ये हो जाएगा रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब 4-5 प्रकार है, उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन से, देखिए यहाँ पे दिया गया फर्स्ट वाला, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। दिया है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब कि दो पदार्थों को आपस में मिलाएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो केवल एक ही पदार्थ बनेगा। ये इसकी मेरी एक यूट्यूब की सबसे पॉपुलर वीडियो है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। समझ गए? और मैं इस पूरे चैप्टर में एक चीज़ आपका थोड़ा मिसिंग पॉइंट रहेगा, वो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, या प्लेलिस्ट नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड नंबर पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे आपको इसका नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वीडियो को डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कार्बन की अभिक्रिया यदि ऑक्सीजन से कराई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो जो भी चीज़ नया तत्व बनता है उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं, और जिन तत्वों में आपस में अभिक्रिया कराई जाती है उसे हम लोग अभिकारक बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो बनता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है NH3, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग
कराते हैं HCl से तो बनता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है, अमोनिया है। ठीक है, तो यही क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेगा उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो बनेगा उसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, ये है संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है संयोजन अभिक्रिया के बाद नेक्स्ट हेडिंग में आए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, देखिए दिया गया है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ में अपघटित हो जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उसमें क्या था कि दो पदार्थ आपस में मिल के, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था कि दो पदार्थ आपस में मिल के एक नया तत्व बना देते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक ही पदार्थ रहेगा, मतलब अभिकारक एक ही रहेगा, इसे किसी भी अपघटन द्वारा अपघटन करके और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका उसमें अपघटन करा के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जा रहा है। तो अभिकारक तो एक ही है, लेकिन उत्पाद कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। यही होती है वियोजन अभिक्रिया, कि मतलब अभिकारक एक ही होता है, उसे अपघटित करके दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, नेक्स्ट अभिक्रिया है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिया है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व से अधिक शक्तिशाली बोल सकते हैं या अभिक्रियाशील बोल सकते हैं, ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण अभिक्रिया के दौरान उस तत्व को विस्थापित कर देता है, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे दिया गया यहाँ पे कि आयरन की अभिक्रिया हम जब कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो बनता है आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक में था और यहाँ पे आयरन सल्फेट आ गया, कॉपर की जगह पे क्या आ गया, आयरन आ गया। इसका मतलब क्या सिद्ध होता है, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो मतलब कि एक तत्व दूसरे से अधिक अभिक्रियाशील रहेगा तो दूसरे जो कम अभिक्रियाशील तत्व है उसको विस्थापित कर देता है। बस यही होती है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। समझ गए। नेक्स्ट है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है इसे समझते हैं। देखिए ऐसी अभिक्रिया जिससे ऊर्जा मुक्त होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि अभिक्रिया तो होती है लेकिन उसके साथ साथ ऊर्जा भी बनता है, वही क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा को छोड़ने वाली। तो अभिक्रिया तो होगी लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया कार्बन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही बनता है, लेकिन उसके साथ साथ 94 kg कैलोरी ऊष्मा बनता है। यही क्या होती है, ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा को छोड़ने वाली अभिक्रिया। ठीक है, यही ऊष्माक्षेपी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसका। नेक्स्ट अभिक्रिया में दिया गया हम लोग को ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा को सोखने वाला, जो अभिक्रिया तो करेगा लेकिन बिना ऊष्मा के अभिक्रिया नहीं करेगा। जैसे दिया गया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता हो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया से पहले ही ऊर्जा को मांगा जाता है। जैसे नाइट्रोजन है और इसकी क्रिया जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो इसके लिए हम लोग को 45 kg कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तब जाके मतलब कि अभिक्रिया होगी, तब जाके बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। मतलब कि ये अभिक्रिया तब जाके संपन्न होती है जब हम इसको 45 kg कैलोरी ऊष्मा देते हैं। तो ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा को सोखने वाला, ऊष्मा छेपी का मतलब ऊष्मा को छोड़ने वाला। समझ गए ना। अब नेक्स्ट है टॉपिक में 6 नंबर की अभिक्रिया क्या है, ये दिया गया है यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है उसे समझते हैं। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का वियोग होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो और हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है, वही क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। या वो भी बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का पृथक्करण होता हो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पृथक्करित होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है सोडियम, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सोडियम प्लस आयन दिया गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सिंपल सा है आपके, मतलब कि 10th में अभी सिंपल सा है, जब 12th में पढ़ेंगे हम लोग तो 12th में थोड़ा हाई लेवल का है। देखिए सेम इसके अपोजिट है यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता था और हाइड्रोजन का ह्रास होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है, मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या ये भी बोल सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है या इलेक्ट्रॉन को सोखा जाता है। उसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता था लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन को सोख लिया जाता है। सेम उसी का उल्टा, सोडियम प्लस आयन है और इसमें इलेक्ट्रॉन एक मिल जाएगा तो बनेगा सोडियम। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। सेम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के उल्टा है अपचयन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दैनिक जीवन में प्रभाव। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसके दैनिक जीवन में क्या
क्या प्रभाव होता है। जैसे दिया गया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा दैनिक जीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। और ये प्रभाव जो हैं ये आपके टॉपिक के लिए मतलब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट हम लोग को संक्षारण यहाँ पे संक्षारण रहेगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। देखिए इस दिया गया है इसमें कि वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु ऑक्सीजन नमी आदि के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, संक्षारण अभिक्रिया कहलाती है। कोई धातु है, यदि उसे हम लोग बारिश में रख दें या खुला छोड़ दें तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत चढ़ जाना, क्या होती है, संक्षारण की क्रिया होती है, संक्षारण अभिक्रिया होती है। मतलब कुछ दिनों बाद वो लोहा क्या हो जाएगा, जंग लग के धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे पूरा लोहा ही खत्म हो जाएगा। तो यही क्या होती है, संक्षारण अभिक्रिया। मतलब कि किसी धातु को हम लोग नमी में या वायु के संपर्क में छोड़ दें तो धीरे धीरे वो उससे अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और नष्ट होने लगती है। ठीक है, तो यही होता है संक्षारण अभिक्रिया। अब नेक्स्ट समस्या हम लोग क्या दिया गया, विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल, यहाँ पे वसा रहेगा, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। वसा के मंद ऑक्सीकरण के द्वारा स्वाद का बदल जाना ही विकृत गंधिता कहलाती है। स्वाद जब बदल जाता है, जो पैकेटों में सामान रखे रहते हैं कुछ समय बाद उनका स्वाद बदल जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। अब यहाँ पे दिया है विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। विकृत गंधिता किस प्रकार से रोकी जाती है, तो इसके निम्नलिखित उपाय हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया कि खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखकर, जैसे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसको वायुरोधी, जहाँ वायु न पहुँचे वहाँ रख देंगे तो क्या होता है, विकृत गंधिता रुक जाती है। और फिर दिया गया खाद्य पदार्थ जैसे आलू चिप्स इत्यादि की पैकिंग के दौरान ऑक्सीजन को हटाकर उसमें खाली उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। मतलब कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो हम लोग कुरकुरा खाते हैं पैकेट वाला, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कोई पूछ दे ऑक्सीजन क्यों नहीं भरा जाता है, तो ऑक्सीजन इसलिए नहीं भरा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है अभिक्रियाशील होता है, मतलब कि ज़्यादातर अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया करके और वो कुरकुरे के अंदर जो पाया जाता है खाद्य पदार्थ उसके सड़ा देगा, इसीलिए वहाँ पे अक्रिय गैस मतलब नाइट्रोजन को ही डाला जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है खाद्य पदार्थों तथा पके भोजनों को सीधे सूर्य के प्रकाश से संपर्क से बचाकर, मतलब कि खाद्य पदार्थों को डायरेक्टली सीधे सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये विकृत गंधिता को रोकने के कुछ उपाय हैं। देखिए आपका चैप्टर भी पूरा फिनिश हो गया, मतलब आपके चैप्टर में जितना मेन टॉपिक था सबकी मैंने पीपीटी बना के और आपको बता दिया। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक मिलेगा। फर्स्ट लिंक को क्लिक करिए, नोट्स मिल जाएगा। सेकेंड लिंक को क्लिक करिए, आपको एक इसमें का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक ये चैप्टर अधूरा रहेगा। तो यहाँ पे दिया है दिस चैप्टर इज कंप्लीट और थैंक्स फॉर वाचिंग और बाय बाय। मतलब कि ये चैप्टर एक ही लेक्चर 1 शॉट में कंप्लीट हो गया। और यदि आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आप सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे ये चैप्टर अधूरा रहेगा। उसी की बिना यह चैप्टर क्या है, अधूरा रहेगा। क्योंकि वर्ष 2023 में जब नया पेपर पैटर्न आया था तो उसमें 6 नंबर में पूछा था रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है, इसीलिए उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं आशा करता हूँ कि आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।